नमस्कार, वेलकम टू द टेक्नो फेयर। मैं के एस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। जी हाँ, 18 मई 1974 वह दिन जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके बारे में आज हम लोग बहुत डिटेल्स से जानेंगे और समझेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। देखिए, चर्चा में रहने का सबसे मुख्य कारण आपके सामने है, जो लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 50 ईयर्स ऑफ पोखरण फर्स्ट। मतलब पोखरण फर्स्ट के 50 साल पूरे हो गए हैं इस बार 18 मई को। तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा ऑपरेशन था वो जो है भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण होने के साथ साथ इसका ध्यान दीजिएगा, इसका एक टाइटल था, उस नाम रखा गया था उस ऑपरेशन का, वो क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो आखिरकार इसका नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा क्यों रखा गया था, इस पे भी हम बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, भारत के पहले परमाणु परीक्षण की पूरी कहानी आपके सामने मैं के एस मिश्रा लेकर आया हूं और इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही रोचक तथ्य आपको जानने को मिलेंगे। आखिरकार हम देखेंगे कि आखिरकार ये चर्चा में क्यों है, हम देखेंगे कि खबर क्या है। तो खबर क्या है, चर्चा में क्यों बना हुआ है और किन परिस्थितियों में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। इसके साथ पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण के बारे में सब कुछ जानेंगे और इस परीक्षण के बाद में भारत को कौन सी स्थिति से गुजरना पड़ा, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्ड में चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये खबर एक्चुअल में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुई है, तो उसी को मैंने बेस बना के इसको तैयार किया है, इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में इस बार 18 मई 2024 को इसके 50 साल पूरे हुए हैं। तो 50 साल पूरे हुए हैं, तो इस वजह से चर्चा में बना हुआ है। आइए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में कि आखिरकार ये क्या है स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन हमारा, और कैसे भारत ने अपने परमाणु परीक्षण को जो है सफल बनाया, प्रथम परमाणु परीक्षण। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए 18 मई 1974 को ये परीक्षण जो किया गया था वो गोपनीयता के बीच में हुआ था, किसी को नहीं बताया गया था, चुपचाप इस परीक्षण को अंजाम दिया गया था। क्योंकि उस समय जो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे और अधिक देश हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, यूके हो गया, यहाँ तक कि रशिया की भी मैं बात करूंगा और फ्रांस, ये सभी खासकर जो P5 कंट्रीज थे, चाइना भी इंक्लूडिंग चाइना, वो इसके बेहद खिलाफ थे। ठीक है, कि भारत ऐसा कुछ ना कर पाए। लेकिन उसके बाद में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत ने इस परीक्षण को क्यों आगे बढ़ाया, उसके कारण क्या थे और उसके बाद क्या हुआ। इन सभी को बहुत डिटेल्ड में हम बात करेंगे, बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बात है 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की जब समाप्ति हुई, तो उसके बाद आप सभी जानते हैं कि लाखों लोगों की मृत्यु हुई और उस मृत्यु में एक बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था। साथ ही जो है वहाँ पे वैश्विक ऐसे गठबंधन सामने आए, उभर के सामने आए, जो इसके खिलाफ थे, इन सब चीज़ों के खिलाफ थे और चाहते थे कि विश्व में शांति कायम हो। ठीक है, और ऐसे समय में 1945 के बाद ही युद्ध का एक सामान्य अंत तो हुआ था, लेकिन युद्ध जारी था, क्योंकि अमेरिका और यूएसएसआर अपने वैचारिक मतभेदों के लिए और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए विभिन्न देशों में छद्म युद्ध, जिसको शीत युद्ध कहा गया, उसको जारी रखे हुए थे। ठीक है, जो आज भी आपको देखने को मिलता है यूएसए और रूस के बीच में, आज भी आपको देखने, यूएसएसआर का विघटन हुआ, विघटन के बाद रूस सामने आया, लेकिन आज भी वही सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, चाहे वो वियतनाम युद्ध की बात हो, चाहे इस वक्त यूक्रेन वार की बात हो। लेकिन हमेशा जो है रशिया और अमेरिका एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हुए खुद को श्रेष्ठ साबित करने में आज भी लगे रहते हैं। ठीक है, तो आज भी दुनिया इन दो देशों से की श्रेष्ठता से अछूती नहीं है, इस बात से अछूती नहीं है कि चाहे ये दोनों देश अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कहीं ना कहीं पूरे विश्व के देशों को किसी न किसी रूप में प्रभावित जरूर करते रहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में क्या हुआ, जब युद्ध का अंत हो गया 1945 में, तो उसके अंत के समय आप अच्छे से जानते हैं कि जो है हिरोशिमा में, जापानी शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए। ठीक है, अब अमेरिका ने परमाणु बम गिराया जिसमें बहुत भयानक नुकसान हुआ था। समझ लीजिए कि हाँ, हजारों लोग मारे गए थे। बाकी उनकी आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित हो गई। आने वाले समय में जो वहाँ पे जो संतानें पैदा हुई थी वो भी विकृत पैदा होती थी, ये सिचुएशन वहाँ की हो गई थी। ठीक है, खैर जापान ने अपने आप को बहुत आगे जो है ले जाने के लिए बहुत सफल प्रयास किए हैं और आज आप जानते हैं कि अगर मैं जापान की बात करूं तो इट इज़ अ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, जैसे अभी मॉर्निंग की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। तो इसके साथ ही अब देखिए, अब अमेरिका ने जब 1945 में परमाणु विस्फोट जो है यहाँ पे किया हिरोशिमा और नागासाकी में, तो इसका प्रतिद्वंदी जो रूस था, रूस ने भी 1949 में क्या किया, सोवियत संघ ने क्या किया, जो है अपना परमाणु परीक्षण कर डाला। अब ध्यान देना, अब यूएसएसआर की अगर मैं बात करूं और प्लस जो है यूएसए, ये दोनों परमाणु संपन्न देश बन चुके थे। ठीक है, दोनों के पास अपनी क्षमताएं थी परमाणु से। अब ऐसे में ये सामने आ गया कि ये दोनों देश
ध्यान दीजिएगा, ये दोनों देश जो अपने आप को आर्थिक रूप से भी और जो है पावर में भी अपने आप को जो श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में है, कहीं ये दोनों देश आपस में मिलकर जो है एक दूसरे पे हमला करके या बाकी देशों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है इन परमाणु क्षमताओं का उपयोग ना करें। ऐसे में एक अलग वर्ग, अलग गुट जो है उभर कर आया जो इस परमाणु प्रसार के बिल्कुल एकदम खिलाफ था, जो चाहता था कि इस तरह की परमाणु प्रसार न किए जाएं और कभी भी परमाणु हमला किसी देश पे न किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, 1968 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। उस संधि का नाम क्या था, परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो परमाणु अप्रसार संधि है, तो इस पर हस्ताक्षर होने से पहले ही ध्यान दीजिएगा, चीन ने भी 1964 में अपना परमाणु परीक्षण कर दिया था। ठीक है, मतलब परमाणु परीक्षण करने के बाद चीन भी परमाणु क्षमता से युक्त देश बन चुका था। ठीक है, 1964 में। लेकिन ये संधि कब आई, 1968 में संधि पर हस्ताक्षर किए। क्यों, क्योंकि जो है ये परमाणु, ध्यान देना, इसमें क्या क्या कहा गया, देखो जो ये परमाणु प्रसार संधि थी, इस परमाणु प्रसार संधि के कुछ प्रमुख जो पॉइंट्स थे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और आप देखेंगे कि आखिरकार ये P5 देश, देखिए क्या होता है। इसमें क्या किया गया, इसमें कहा गया कि जैसे जो संधि पर हस्ताक्षर करते हैं जो P5 देश हैं, मतलब P मतलब परमाणु आप समझ लो। ठीक है, जो P5 कंट्रीज हैं, मतलब जो परमाणु क्षमता से लैस हैं ऑलरेडी, उनके अलावा और कोई भी परमाणु हथियारों को नहीं बना सकता और परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। कुल मिलाकर ये जो P5 कंट्रीज हैं, इन P5 कंट्रीज पर ही इनको सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया गया कि हाँ जो आप भाई परमाणु परीक्षण कोई और कर नहीं सकता, परमाणु हथियार कोई बना नहीं सकता। इसका मतलब जितने लोग, जितने देश इस संधि पर हस्ताक्षर करते हैं वो P5 के आगे कुछ भी नहीं है। P5 की सर्वश्रेष्ठता उन्होंने स्वीकार कर दी। ठीक है, अब ये P5 कंट्रीज कौन थे, इनके बारे में हम बात करेंगे। देखो P5 कंट्रीज उस समय क्या थे, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, चाइना, इंग्लैंड और रशिया। अब ध्यान देना, मतलब USSR। अब इस समय ये 5 जो कंट्रीज हैं P5, अब यही P5 ही परमाणु क्षमता से लैस रहेंगे, किसी और के पास परमाणु क्षमता विकसित करने का लाइसेंस खत्म हो गया, ऐसे समझ लीजिए आप। तो कुल मिला के पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो अब यही देश श्रेष्ठ रहेंगे इस परमाणु अप्रसार संधि के हिसाब से। ठीक है, अब इस परमाणु अप्रसार संधि में भारत ने क्या किया, भारत ने इस पे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और भारत ने इसका विरोध किया। भारत ने इसका विरोध क्यों किया, भारत ने इसमें ये बताया कि भाई ये P5 के तरफ ये झुका हुआ है, जो परमाणु अप्रसार संधि है ये P5 देशों की तरफ झुकी हुई है और P5 देशों को ही जो है सर्वश्रेष्ठ साबित कर रही है और आगे किसी और देश को जो है मतलब बाकी सभी देशों को इन देशों के नीचे रखने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, मतलब एक बायस्ड अप्रोच अपनाया गया, ऐसा भारत का कहना था और भारत ने इस पे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेली, ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग बात करते हैं उससे पहले ये सुन लीजिए। देखिए डेली हमारी ये क्लास जो है 8 बजे होती है। ठीक है, डेली सुबह 8 बजे ये लाइव क्लास होती है, आज भी हुई है। ठीक है, आज भी हो चुकी है ये, और इसमें 21 मई को, और इसमें मैं एडिटोरियल एनालिसिस करता हूँ किसका, हिंदी एडिटोरियल, और साथ में उससे संबंधित मेंस का आंसर आपको देता हूँ और प्लस हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर का एनालिसिस भी आपके सामने रखता हूँ। एक ही क्लास में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर का एनालिसिस और साथ में एडिटोरियल का एनालिसिस, मतलब प्रीलिम्स प्लस मेंस आपको एक ही क्लास में सफिशिएंट कंटेंट आपको दिया जाता है। क्लास 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक चलती है, तो इससे आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और लाइव जुड़ें, क्योंकि कोई भी आपको ऐसी क्लास नहीं मिलेगी जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज एनालिसिस किए जाते हों और साथ में प्री और मेंस दोनों कवर किया जाता हो। तो इस क्लास में आपको प्री प्लस मेंस के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज कवर की जाती हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि एवरीथिंग इन वन क्लास आपके करंट अफेयर के लिए, फिर चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इससे लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और इस क्लास को भी अगर पसंद आती है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, आपके फीडबैक का स्वागत रहेगा। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आखिरकार भारत ने क्यों मना किया। ध्यान देना, भारत ने आपत्ति जताई कि P5 देशों को छोड़कर अन्य देशों के लिए भेदभावपूर्ण है, क्योंकि P5 कंट्री के अलावा और कोई कुछ कर नहीं सकता, न्यूक्लियर टेस्ट कर नहीं सकता, न्यूक्लियर वेपन्स बना नहीं सकता। ठीक है, इस पे विदेश नीति के एक शोधकर्ता सुमित गांगुली थे, उन्होंने लिखा कि भारत सरकार ने संधि की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि भारत के घरेलू मुद्दों को संबोधित करने में यह विफल रही। ठीक है, इसके अलावा और भी इसके पीछे की और भी एक कारण था, जो कारण आप समझेंगे कि एक हिडन एजेंडा भी भारत का इससे छुपा हुआ था, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक जो होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई ने परमाणु ऊर्जा परीक्षण के लिए पहले ही आधार तैयार कर लिया था। 1954 के आसपास में देखा जाए तो एक परमाणु ऊर्जा जो है विभाग बना दिया गया था भारत में।
और ये दोनों लोग इस पे बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। अब ऐसे में भारत के लिए ये भी जरूरी था, जहां पर आप देखते हैं कि जो है भाई चाइना युद्ध, चीन युद्ध हुआ, ठीक है, और चीन युद्ध में भारत को करारी हार मिली। इसके बाद 1964 में चाइना ने क्या किया, जो है अपना परमाणु परीक्षण भी कर लिया। तो ऐसे में भारत को के लिए जरूरी था कि जो बगल में हमारा दुश्मन है वो परमाणु संपन्न है, तो हम भी परमाणु परीक्षण की दिशा में आगे बढ़ें। ठीक है, ये बहुत जरूरी था, और इसी वजह से जो है भारत ने उसका विरोध किया, और भारत ने पहले से ही इसमें पृष्ठभूमि तैयार कर ली थी कि हमको परमाणु परीक्षण करना है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर देखा जाए 1942 में ही एटम्स पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे ये। ठीक है, और इनको जो है भारत के परमाणु ऊर्जा का जनक भी माना जाता है, होमी जहांगीर भाभा को। ठीक है, 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी, उसके प्रथम निदेशक यही बनाए गए थे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ये सब कुछ चीजें, और ध्यान देंगे हम कि देखिए अब इसमें जो आपकी परमाणु अप्रसार संधि थी, परमाणु अप्रसार संधि में विरोध करने के भारत के क्या कारण थे। एक कारण तो आपने समझ लिया कि भारत ऑलरेडी इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर चुका था, लेकिन ध्यान देना इसके जो हस्ताक्षरकर्ता थे वो क्या करेंगे, वो अन्य राज्यों को परमाणु हथियार ट्रांसफर नहीं कर सकते, परमाणु हथियार ना हासिल कर सकते हैं, ना उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब समझ लीजिए, जो परमाणु, ना तो वो परमाणु हथियार किसी से खरीद सकते हैं, ना तो वो परमाणु हथियार किसी को बेच सकते हैं, ना तो अपनी परमाणु हथियार से संबंधित टेक्नोलॉजी किसी देश को हस्तांतरित कर सकते हैं। और दूसरा देश, ध्यान देना, ऐसा देश जो गैर परमाणु राज्य है, मतलब P5 के अलावा, वो भी इस बात पे सहमत हुए कि वो कभी परमाणु हथियार प्राप्त नहीं करेंगे, ना तो उनको विकसित करेंगे, ना तो हासिल करने का भी प्रयास करेंगे। आप ध्यान देखो, मतलब इस एक संधि ने क्या किया, कुल मिला के ये साबित कर दिया कि जो P5 कंट्रीज हैं वही दुनिया में श्रेष्ठ हैं, उनके अलावा आने वाले भविष्य में भी कोई और श्रेष्ठ नहीं बन सकता। ठीक है, और आप अच्छे से जानते हैं कि इन्हीं सब देशों ने मिलकर जो है, जैसे यूनाइटेड नेशन में स्थायी मेंबर की बात करें, आज भी यही देश वहां पर कब्जा जमाए हुए हैं, और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दुनिया में, कि दुनिया में हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं इस बात को लेकर, जो वहां पर बैठे हुए हैं। भारत आए दिन यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की वकालत करता है और आलोचना भी करता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी वजह से यही एक कारण था कि भारत ने जो है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया। ठीक है, और इसी बीच सभी हस्ताक्षरकर्ताओं ने मिलकर क्या किया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी स्थापित हुई, और ये बेसिकली क्या इसका कार्य था कि परमाणु प्रसार को रोकना और परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देना। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ऐसे में क्या हुआ, संधि जितने लोग भी हस्ताक्षर किए वो एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए जो है सहमत हुए। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे भारत की जब बात आती है कि आखिरकार पृष्ठभूमि पर जब हम जाना जाएंगे कि भारत ने ऐसा क्यों किया, तो मैंने आपको बताया कि पहले ही भारत में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हो गई थी, और पहले इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर ली गई थी। ठीक है, इस संधि से पहले भी। ठीक है, तो भाभा ने लिखा था कि जब, ध्यान देना कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, कि परमाणु प्रसार के बारे में, परमाणु टेस्ट के बारे में इन्होंने लिखा कि अब से कुछ दशकों बाद जब बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा को सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा। ठीक है, जैसे आज इस पे बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं, तो परमाणु ऊर्जा को सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा, तो अगर भारत ये टेस्ट कर लेता है तो भारत को अपने विशेषज्ञों के लिए विदेशों की ओर नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि वो तुरंत इसके लिए तैयार मिलेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया बात इन्होंने लिखी थी। लेकिन क्या था, इनके ये कहने के बाद भी जो उस समय के तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री जी थे, श्री जवाहरलाल नेहरू जी, वो परमाणु हथियारों के सामान्य तौर, क्योंकि वो शांति के लिए जो है पूरे विश्व में जाने जाते हैं। ठीक है, शांति बढ़ाने के लिए, और यही आपने देखा होगा कि जो है भारत इसी वजह से जो है किसी जो है गुट में शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि वो किसी गुट में ना शामिल होके और पूरे विश्व में शांति कायम करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो परमाणु हथियारों के सामान्य तौर पर हथियारों की खरीद के विस्तार पर संदेह करते थे, और वह उसको सपोर्ट नहीं करते थे। उनको खुद भी लगता था कि यहाँ जो है भारत के साथ साथ विश्व में शांति ज़्यादा जरूरी है। परमाणु हथियारों की बात करें तो उन्होंने खुद देखा था इस चीज़ को, कि जिस हिसाब से हिरोशिमा और नागासाकी में जो है अमेरिका ने आतंक फैलाया था, ठीक है, उस पर उसको देखते हुए वो उस चीज़ को समझते थे कि अगर किसी देश पे भविष्य में फिर से परमाणु हमला किया जाएगा तो कैसा होगा। अब इस तरह से जो प्रतिद्वंदी, जो जिस समय जैसे आप देखते हैं कि रूस और अमेरिका के बीच में जो प्रतिद्वंदिता चल रही थी, जो कंपटीशन चल रहा था, तो उसमें इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता था। इनका संदेह भी अपनी जगह सही था कि इस तरह की चीज़ें अगर दुनिया में बढ़ाई गई तो दुनिया, समझ लीजिए, बहुत खतरनाक स्थिति से गुजर जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या हुआ, फिर इनके बाद में लीडरशिप चेंज हुई।
मोरारजी देसाई जी आए। मोरारजी देसाई जी के बाद में जो है खैर मोरारजी देसाई जी के बाद में क्या हुआ, और इसी बीच में देखा गया कि चाइना से हमारा 1962 में हार हुई, और 1962 में हार के साथ साथ हम क्या हुए, जो है चाइना से हार गए। चाइना से हार गए 1962 में, और इसी के बीच 1964 में चाइना ने क्या किया, चीन ने परमाणु परीक्षण कर लिया। ठीक है, आप समझ लीजिए जब वो परमाणु संपन्न देश नहीं था तब भी हम उससे उस समय हार गए थे, मात खा चुके थे। ऐसे में जब 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण जो है करके हम अपने आप को हमसे और अधिक श्रेष्ठ साबित कर दिया, तो भारत के लिए चैलेंजिंग था, ये जरूरी था कि परमाणु परीक्षण किया जाए। ठीक है, इसके बाद में ध्यान देना, फिर 1965 से 1971 के बीच में पाकिस्तान के साथ दोनों युद्ध हुए। भारत ने जीते जरूर, लेकिन भारत ने यह भी देखा कि जिस तरह से अमेरिका और दुनिया के कुछ अन्य कंट्री ने पाकिस्तान का साथ दिया भारत को नीचा दिखाने के लिए, तो भारत के मन में इस चीज़ का संशय जरूर हो गया कि जिस समय चीन के परमाणु क्षमता युक्त हो गया है, साथ ही जो है भविष्य में अगर हम ये क्षमता अपने अंदर विकसित नहीं करते हैं, अपने देश में विकसित नहीं करते हैं, तो हमें इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे में ध्यान दीजिएगा, जब 1964 में खैर परमाणु परीक्षण जो चीन ने किया उसका ये देखिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है। ठीक है, ये देखिए क्या कितनी ज़्यादा मतलब वेव्स आपको दिख रही हैं कि यहाँ जो है कितना भयानक ये विस्फोट था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बावजूद जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी आई, तो इंदिरा गांधी जी परमाणु परीक्षणों के बारे में इतना ज़्यादा नकारात्मक निगेटिव अप्रोच नहीं रखती थी। उनको लगता था कि, लेकिन फिर भी जो P5 के साथ संधियाँ होती थी उनको देखते हुए भारत, ठीक है, बिना सूचना दिए इसका परीक्षण करने का भारत द्वारा निर्णय लिया गया। ठीक है, अब देखो इसके लिए जब एक टीम बनाई गई, इस टीम में लगभग 75 सदस्य थे। उसके जो मास्टरमाइंड बनाए गए, मास्टरमाइंड कौन थे, राजा रमन्ना, और इनको परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग लिखे अगर यहाँ पे तो ज़्यादा ठीक होगा, परमाणु ऊर्जा विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इंदिरा गांधी के दो शीर्ष सलाहकार भी थे, पीएन हक्सर और पीएन धर, जो इसके विरोध में थे और वो इस चीज़ के पक्ष में नहीं थे कि किसी भी तरह से परमाणु परीक्षण किया जाए। लेकिन फिर भी ध्यान देना, देखो कुछ बातें अगर मैं कहूँ तो जैसे हम लोग हमेशा इंदिरा गांधी जी की आलोचना करते रहते हैं, लेकिन इन सब कुछ बातों में मैं बिल्कुल कहूँगा कि हाँ, उन्होंने बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिए थे। ठीक है, तो ध्यान देना, अब यहाँ तक कि परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष थे जो होमी जी, ठीक है, उन्होंने भी क्या किया, किस तथा जो है जो डीनाग चौधरी थे वो पक्ष विपक्ष पर विचार करना शुरू कर दिए। लेकिन जब पक्ष विपक्ष पे विचार करना शुरू किए तो प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात को टाल दिया और साथ में उन्होंने डॉक्टर रमन्ना की तरफ मुड़ते हुए कहा, क्या कहा, प्लीज गो अहेड, इट वुड बी गुड फॉर द कंट्री, कृपया आगे बढ़ें, यह देश के लिए अच्छा होगा। ठीक है, और अच्छा क्या होगा कि अगली सुबह बुद्ध मुस्कुराएं। ठीक है, क्योंकि इस ऑपरेशन का नाम ही रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये शब्द देखिए आप ध्यान से कि प्लीज गो अहेड, इट वुड बी गुड फॉर द कंट्री, द नेक्स्ट मॉर्निंग द बुद्धा स्माइल्ड। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब इन्होंने जो है क्या कहते हैं उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब क्या हुआ, अब 18 मई 1974 का दिन आ गया, जब 18 मई 1974 को लगभग में 12 से 13 किलो TNT के साथ एक परमाणु उपकरण का विस्फोट किया गया था। और कहाँ किया गया था ये, वेस्टर्न राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित एक सेना का परीक्षण रेंज है पोखरण, उस पोखरण को चुना गया और इसी को हम कहते हैं पोखरण फर्स्ट, इसी को हम जानते हैं पोखरण फर्स्ट के नाम से। ठीक है, यही हमारा पोखरण फर्स्ट है जो 18 मई 1974 को कंडक्ट किया गया था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आखिरकार उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा क्यों रखा गया था, क्योंकि 18 मई को एक्चुअल में इस तारीख को गौतम बुद्ध की जन्मतिथि मानी जाती है और इसी वजह से गौतम बुद्ध की जयंती के दिन ये परमाणु परीक्षण जो है संपन्न किया गया था, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है और मैं कुछ ऐसी जानकारी आपको दे पा रहा हूं जो शायद ही आपको पता न रही हो और जो आपके जानकारी के लिए भी और साथ में आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ध्यान दीजिएगा, ये अगर बात करें, कोई बताएगा कि अगर मैं पोखरण टेस्ट की बात करता हूँ तो ये GS पेपर किससे संबंधित है, कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। मैं ज़रूर इसके लिए कमेंट आपके देखूंगा कि आप लोग क्या जो है इसमें जवाब दे रहे हैं। ठीक है, पोखरण फर्स्ट GS पेपर किस GS पेपर से संबंधित है आपको बताना है। ठीक है, GS पेपर किससे संबंधित है, ठीक है, आप फटाफट बताइए। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, 18 मई 1974 को भारत ने स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के एक हिस्से के रूप में राजस्थान में पोखरण टेस्ट तो कर लिया, यह हमारा ऐतिहासिक पहला परमाणु टेस्ट था। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, भारत ने इसकी गोपनीयता बनाई हुई थी, सीक्रेसी बनाई हुई थी, क्योंकि उस समय विश्व की प्रमुख शक्तियों ने परमाणु हथियार वाले राज्यों को
क्या किया था, राज्यों के प्रसार के लिए, परमाणु हथियार के प्रसार के लिए प्रतिबंधित कर रखा था। ठीक है, यहाँ तक कि जो है जब विरोध होने लगा, ध्यान देना, ये देखो परीक्षण किसे, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। ये पोखरण साइट है जो बाद में इन्होंने विजिट करी है। ठीक है, बाद में इन्होंने विजिट की है। 75 लोगों की टीम है जिसमें राजा रमन्ना जो है इसके नेतृत्व करता थे, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अब ध्यान देना, जब भारत का विरोध होना शुरू किया गया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ये बोलना पड़ा। क्या बोला उन्होंने कि यह एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था। शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट का मतलब समझ रहे हो कि हम इसको जो है हथियारों के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विस्फोट हमने किया है। ठीक है, तो उसका कारण क्या था कि भाई एक तो P5 कंट्री और शायद सुरक्षा परिषद के जो स्थायी 5 मेंबर हैं और P5 कंट्री सेम है। ठीक है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया और रूस, इन सबको इनको आश्वस्त करना पड़ा था, क्योंकि भारत की स्थिति तब इस तरह की नहीं थी कि वो विश्व में जो है इस तरह से खुलेआम यूनाइटेड नेशन और P5 कंट्रीज के विरोध में जा सके। बट इसके बावजूद भारत ने ये सफलतापूर्वक इस परमाणु परीक्षण को कंडक्ट किया। लेकिन साथ ही भारत ने इसका हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पोखरण 2 तक, ये भारत के मतलब इसमें मिशन में था कि हम इसका हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दूसरा टेस्ट कंडक्ट करेंगे और दूसरे टेस्ट के बाद में हम इस पर विचार करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भारत का पहला जो टेस्ट था। ठीक है, तो भारत ने दुनिया को दिखाया कि वह किसी भी विषम परिस्थिति में अपनी रक्षा कर सकता है और पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण को तुरंत हथियार नहीं बनने दिया जाएगा, बल्कि ऐसा 1998 के पोखरण सेकंड के बाद ही होना था। ऐसा पहले से ही लक्ष्य में निर्धारित था। ठीक है, कमेंट में बताइए कि जो पोखरण सेकंड हुआ है वो पोखरण सेकंड किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ है, इसको भी आप कमेंट में बताइए। ठीक है, ध्यान देना। और बहुत सारी आलोचना से भारत को गुजरना पड़ा था इस समय। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ये क्लास जिसमें हम जनसत्ता, दी इंडियन एक्सप्रेस और साथ में इसके साथ ही हम दी हिंदू के भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उन सभी को इस क्लास में कवर करते हैं। डेली ये सुबह क्लास 8 बजे होती है। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है। मंडे टू फ्राइडे जम के पढ़िए और फिर 2 दिन कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आज की ये क्लास है, आज क्लास हो चुकी है, आप सभी जाइए देखिए उसको। इसमें आपको एडिटोरियल एनालिसिस भी कराया जाता है और मेंस के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं लिखने के लिए। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है आपकी न्यूज़ कवर की जाती हैं और साथ ही आपको प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेशन भी किया जाता है इसमें। तो इस वजह से ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही क्लास में आपको सब कुछ मिलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों चीज़ें, और साथ में बताया जाता है कि आखिरकार प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपके करंट अफेयर से किस तरह के सवाल बनते हैं। ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस क्लास को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।